फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पार्लियामेंट से ये ओएसएच कोड पास हो गया है और राष्ट्रपति महोदय के संतुष्टि के बाद ये 28 सितंबर 2020 में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। लेकिन अभी ये नोटिफाइड नहीं हुआ है, इसका रूल अभी बनने को है। रूल के लिए पब्लिक ओपिनियन जारी हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए। और ये ओएसएच कोड जो है ये 13 लेबर एक्ट को रिप्लेस करेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में आईएसएमडब्ल्यू एक्ट भी इंक्लूड रहेगा। और ये एक्ट जो है लागू कहाँ होगा? ये एक्ट ऐसे सभी एस्टेब्लिशमेंट में लागू होगा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री होगा, ट्रेड होगा, इंडस्ट्री होगा, बिजनेस, जो मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट है, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्लांटेशन है। और ये सब जगह लागू होगा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो किसी व्यक्ति को हायर और रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओएसएच कोड ऐसे सभी एस्टेब्लिशमेंट पर जिस पर वो लागू होगा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ उनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। हाँ, लेकिन फैक्ट्री एक्ट का जो लाइसेंस है वो किया गया है कि जहां आपका 20% विथ पावर और 40% विदाउट पावर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो उनको अलग से लाइसेंस का व्यवस्था है। और इसमें लेबर लाइसेंस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में बड़ा चेंजेस किया गया है कि जैसे कि 1 इंडस्ट्री 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस, और उसको ऑटो मोड में किया गया है कि अगर निर्धारित अवधि के अंदर लाइसेंस जारी नहीं होता है तो उसको जारी समझा जाएगा। उसमें रूल बनने पर और ज़्यादा एक्सप्लिसिटली क्लियर होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑल इंडिया वर्क कर रहा है या एक से ज़्यादा स्टेट में कर रहा है तो उसको ज़रूरत है केवल 1 लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस का सिंप्लीफिकेशन किया गया है। इस कोड को लागू होने के 60 दिन के अंदर आपको अपने इम्प्लाई को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही क्यों ना हो, क्योंकि इसको कंपलसरी किया गया है। अगर आपने पहले नहीं दिया है तो 60 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है। अच्छा, इस कोड में एक और बात है कि आपको इम्प्लाई को एनुअल हेल्थ चेकअप कंपलसरी करना है। इस कोड के अंतर्गत जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है उनके लिए व्यवस्था है कि जो दूसरा स्टेट से काम करते हैं उनको आपको आने जाने का किराया का खर्च साल में एक बार देना है। और इसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि आप जो है सो इसको अगर दूसरा स्टेट का आदमी है तो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है। इतना सिंप्लीफाई किया गया। पहले था कि कॉन्ट्रैक्टर उसको लाता था हायर करके, अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक्ट जो है इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है क्योंकि 13 इम्पोर्टेंट एक्ट को रिप्लेस किया है इसने। तो इसमें ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी भी है कि एम्प्लॉयर को जो है सो कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई डिजीज होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो उसके लिए इंस्पेक्टर को सूचित करना है। और आपको सेपरेट रेस्ट रूम है मेल के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ऐसा किया गया है। ओवर टाइम पर भी बताया गया है कि आपको किसी भी एम्प्लॉय से ओवर टाइम लेने के लिए आपको उससे लिखित परमिशन लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय के लिखित परमिशन के बाद ही आप उसको ओवर टाइम में लगा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट रूल में है कि आप अधिकतम 12 घंटे तक काम करा सकते हैं, लेकिन सप्ताह में कार्य अवधि 4 दिन होगी। तो ड्राफ्ट जब रूल बन जाएगा तब और इसमें एक्सप्लिसिटली क्लियर होगा। लेकिन अभी ये है कि अगर आप स्पेसिफाइड टाइम से ज़्यादा टाइम पर काम कराते हैं तो आपको दुगुना दर पर आपको ओवर टाइम देना होगा अगर आप 48 घंटा से ज़्यादा काम कराते हैं। तो महिला एम्प्लॉय के लिए क्या है कि 6 PM to 7 AM वो काम कर सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर को उनको
ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा, उनको सेफ्टी का लिए कुछ व्यवस्था करना होगा अगर रिक्वायरमेंट है, और उनसे लिखित कंसेंट लेना होगा। माइनिंग में भी महिला को रात में काम करने की दे दी गई है। तो मेल फीमेल को काम करने के कार्य के जो अवधि है उसमें कार्य के जो घंटे हैं उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। और इसमें है कि ये रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो। फैक्ट्री एक्ट में और क्या है कि ये एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविज़न है, वो अगर आप 250 या 250 से ज़्यादा इम्प्लाई रखते हैं तो आपको एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। इसके बाद आपके पास अगर कैंटीन में 100 वर्कर हैं तो आप कैंटीन आपको बनाना होगा। और क्रैचेज 50 वर्कर के लिए है। क्रैचेज में है क्या कि जो शिशु पालन गृह है इसमें यह है कि आप किसी एनजीओ से या प्राइवेट पार्टी से भी आप इसको अरेंज करा सकते हैं, और इसका लेकिन डिस्टेंस एक रीजनेबल होना चाहिए ताकि नर्सिंग ब्रेक वगैरह में महिला वहाँ जा सके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जैसा हम जानते हैं कि यह 10 से ज़्यादा महिला जहाँ काम करती है वहाँ लागू होता है। इसमें 7500 रुपया मैटरनिटी बेनिफिट अलाउंस है। तो इसमें शिशु पालन गृह का व्यवस्था इसमें भी है। तो इसको सब शिशु पालन गृह का जो है वो क्रेसेस का 50 वर्कर का थ्रेशोल्ड किया गया है। और इस कोड में यह है कि सभी डिफिनीशन को रैशनलाइज किया गया है। जैसे आईआर कोड में जो इम्प्लाई का डिफिनीशन है, वर्कर का डिफिनीशन है, वर्कर में जो है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑपरेशनल, क्लर्कियल आते हैं, और सुपरवाइजरी ऐसे वर्कर आते हैं जो कि 18,000 से जिनका अधिक वेतन नहीं है, लेकिन इम्प्लाई की डिफिनीशन में सब लोग आते हैं। और इसमें है कि वर्कर को भी राइट दिया गया है कि कोई अगर एक्सीडेंट है और कोई हैजार्डस कोई घटना घटने वाला है फैक्ट्री में तो वो भी जाके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इन्फॉर्म कर सकता है। और इसमें जो है वो ओएसएच कोड में सिविल कोड को बार किया गया है। इसमें क्रिमिनल कोड ही आपको मतलब अप्रोप्रिएट कोड रहेगा। और इसमें अगर अनलाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर कोई एम्प्लॉयर काम कराता है तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का आदमी माना जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना ज़रूरत है। और इसमें जो है सो इसमें ये भी डिफाइन किया गया है कि कोर वर्क क्या है। कोर वर्क क्या है जो कि जिसके लिए फैक्ट्री को स्थापना हुआ है, जो फैक्ट्री का मेन है। तो कोर और आउटसोर्सिंग में, जैसे आउटसोर्सिंग में आप सिक्योरिटी का काम है, हॉस्पिटल का काम है, या बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है, सिविल मेंटेनेंस का काम है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम है। और तो मिसलेनियस वर्क जो है जो आपका फैक्ट्री का या जो एस्टेब्लिशमेंट का मुख्य कार्य नहीं है उसमें आप आउटसोर्स वर्कर को लगा सकते हैं। और कोर जो वर्क जो है जिसके लिए आपका फैक्ट्री बना है और जो फैक्ट्री का मेन काम वही है, मेन जो काम है उसका जो सपोर्टिंग काम है उसको आउटसोर्स किया जा सकता है। ऐसा डिफिनीशन में दिया गया है कि आउटसोर्स आप ये काम कर सकते हैं, और आप कोर वर्कर में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं लगाना है। तो ऐसा ये कोड में एक क्लियर किया गया है। और वीमेन वर्कर को जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि उनको नाइट शिफ्ट में लगाया जा सकता है। और एनुअल लीव अगर कोई 180 डेज से ज़्यादा वर्कर काम करता है तो उसको हर एक 20 दिन पर 1 दिन का एनुअल लीव होगा, और वो 30 दिन तक जो है वो जमा होगा। और वो 30 दिन तक के बाद जो है वो सक्सीडिंग ईयर में 30 दिन के बाद नहीं जमा होगा। तो इसमें क्या है कि माइंस में जो है 1 डे लीव जो है 15 दिन के वर्क के लिए ही 1 डे लीव किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या कि इसमें जो है ये ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, ऑफेंसेज और पेनाल्टी काफ़ी बढ़ा दिया गया, इसलिए कंप्लाइंस करके रखना है। क्योंकि इसमें 2 लाख से लेकर 3 लाख तक जुर्माना का प्रोविज़न किया गया है। और रजिस्टर्स या रिटर्न नहीं जमा करने पर 50,000 रुपया जुर्माना का प्रोविज़न है। तो इसमें है कि आप फर्स्ट चांस अगर आपका ऑफेंसेज है तो कंपाउंडिंग का प्रोविज़न है कि कंपाउंडिंग करा के आप जो है
आपको क्रिमिनल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। आप जो अथॉरिटी जो डिसाइड होंगे वो एसएच कोड में वो जो लेबर कमिश्नर या फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट, उनके यहाँ जाके आप फाइन जमा करके फर्स्ट ऑफेंसेज के लिए आप फाइन जमा करके आप रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑफेंसेज 5 साल में दोहराता है, रिपीट होता है, तो उसके लिए पनिशमेंट एंड सजा और फाइन दोनों है कि आपको जेल टर्म्स भी है और पनिशमेंट भी है। तो इसके लिए कंप्लायंस में, क्योंकि रजिस्टर का संख्या काफ़ी कम कर दिया गया है, एनुअल रिटर्न सभी एक्ट के लिए एक ही है और रजिस्टर भी कम मेंटेन करना है, तो एम्प्लॉयर को कोशिश करना चाहिए कि सारे कंप्लायंस, जो कि कंप्लायंस में काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है पहले से, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट को और भी मजबूत करें। और इसके बाद इस एक्ट में जो है नो रिकवरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिकवरी नहीं हो सकता है। और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो है सो कोर एक्टिविटी में नहीं प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन कोर एक्टिविटी में भी सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत उनको परमिट किया गया है। और ये जो है ये एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, उसमें किया गया है कि अगर ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी और प्लांट इक्विपमेंट का होता है तो उसमें जो है उसमें एम्प्लॉयर पर थोड़ा दायित्व कम कर दिया गया है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं है और 18 ईयर से कम को एम्प्लॉय नहीं करना है और विदाउट लाइसेंस जो है एम्प्लॉयर जो है सो किसी भी व्यक्ति को नहीं हायर करेगा। और विदाउट लाइसेंस नो एम्प्लॉयर सेल यूज और अलाउ, अपना कोई प्लेस और प्रीमाइस का यूज नहीं करेगा। तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर गया है। फैक्ट्री में भी जैसा कि चर्चा हुआ है कि 20 से ज़्यादा अगर पावर यूज करते हैं तो उसको कराना है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन तो 10 ही व्यक्ति में कंपलसरी है। ऑडियो वीडियो विजुअल वर्कर को भी मतलब शामिल किया गया है। और काफ़ी ओएसएच कोड काफ़ी बड़ा कोड है, इसमें काफ़ी सारे एक्ट जो है पुराने जितने लेबर वेलफेयर एक्ट है उनको इसमें रखा गया है। और इसमें जैसे कि है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 50 वर्कर तक आपको लाइसेंस नहीं लेना है। क्लोजर अगर एस्टेब्लिशमेंट करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना होगा कि आपने एम्प्लॉय को सारा सैलरी बकाया 2 दिन के अंदर आपने सब पेमेंट कर दिया है। इन द केस ऑफ टर्मिनेशन आपको 2 दिन के अंदर सब उसको पेमेंट करना है। और बड़ा एक है कि सारा डिफिनीशन को एक साथ रखा गया है, चाहे वो वेज कोड का डिफिनीशन हो, आईआर कोड का हो, ओएसएच कोड का हो, सोशल सिक्योरिटी कोड का हो, सभी में सारे डिफिनीशन को एक रखा गया है ताकि कि कोई मतलब उसमें आपस में कोई वो नहीं हो, इसके लिए किया गया है। और ये ओएसएच कोड में ये भी है कि अगर कोई हजार्डस एक्टिविटी के कारण एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट के कारण कुछ होता है और एम्प्लॉयर के खिलाफ केस किया जाता है तो इसमें जो फाइन लगेगा उसका 50% एम्प्लॉय कंसर्न को दिया जाएगा। तो इस कोड में जो है सो अनलाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को आपको हायर नहीं करना है, नहीं तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का वो एम्प्लॉय माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अगर को आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू करना है। सिविल कोड को बार किया गया है। ये हैजार्डस जो प्रोसेस है और वायलेशन है उसमें बहुत कड़ा पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया है। और इस कोड में सबसे बड़ा है कि डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में सारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपको निर्गत करने होंगे, नहीं तो ऑटोमेट में ये हो जाएगा। तो अपने एम्प्लॉय अप्लाई करेगा और निर्धारित अवधि के बाद अगर कंसर्न अथॉरिटी नहीं देंगे तो उसको वो इशू समझा जाएगा। तो इस तरीका का डिजिटलाइजेशन किया गया है। रजिस्टर्ड रिकॉर्ड का आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको रख सकते हैं रजिस्टर्ड रिकॉर्ड को। तो इसका हम अंत में इसको ये कहना चाहेंगे कि जो एम्प्लॉयर के पार्ट में है कि उनको कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक कंप्लायंस किया जाए। अधिक से अधिक नहीं, मतलब कंप्लायंस के लिए फुल प्रूफ रखा जाए, क्योंकि
पेनाल्टी ज़्यादा है तो और काफ़ी सुविधा भी किया गया है रजिस्टर्ड अकाउंट मेंटेन करने के लिए। आप डिजिटल रख सकते हैं, आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं श्रम सुविधा पोर्टल या ये फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट में, ऐसा प्रोविज़न किया गया है। तो कई सारे मतलब आसान कर दिए गए हैं जिससे आप नियम को फॉलो कर सकते हैं। और वर्कर के इंटरेस्ट में है कि उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलना सुनिश्चित है, उनका एनुअल हेल्थ चेकअप होगा, उनके परमिशन से ओवर टाइम कराया जाएगा। महिला वर्कर को नाइट में अगर ड्यूटी किया जाता है तो उनको एम्प्लॉयर फैसिलिटेट करेगा। और जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी किया गया है कि सेफ्टी मेजर्स को उनको करना है। 500 वर्कर है तो एक सेफ्टी कमेटी बनेगा और उसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और दोनों का दायित्व दिया गया है कि आप किसी भी हालत में सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं करेंगे। उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो इस तरीक़ा से OSH कोड जब अप्रैल 2021 में जब रूल्स बन जाएंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तब मालूम पड़ेगा। और आपने हमारा ये OSH कोड के बारे में हमारा विचार सुना, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक कोशिश किया है कि एक ब्रीफ में आपको OSH कोड के बारे में बताया जाए, जो हमारी समझ थी वो हमने आपके सामने रखा। और जय हिंद, जय भारत।